बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 स्टेट एंड फेजेस ऑफ मैटर हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, पैडल बोर्ड का। तो बेटा इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें एवापोरेशन थी, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड और प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये डिस्कस करेंगे। बेटा जैसे कि आपको पता है कि आपकी बुक में कुछ टॉपिक को रिड्यूस कर दिया है, तो ये रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक मैं लेक्चर दे रहा हूँ। इसमें कुछ टॉपिक को मैंने स्किप किया है क्योंकि वो आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, पहले हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक नंबर 1। ठीक है, पहला टॉपिक है जी, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के उस पर। तो बेटा आपकी बुक में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ये मैंने पूरा लेक्चर इस पे दिया था, सरफेस टेंशन। तो बेटा देखिए हमने इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, ये वाटर की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, ठीक है, इसको हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रिलेट करना है। तो ये आपने याद रखना है कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगी या जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी वाटर की, उतनी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है। तो पहले मैं लिखता हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो सरफेस टेंशन के एस टी से लिख रहा हूँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उतनी ही सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें, वाटर और साथ कोई और मॉलिक्यूल रिलेट कर लेते हैं, आपकी बुक से कोई टेबल मॉलिक्यूल उठा लेते हैं, जैसे मिथानोल है, मिथानोल ये दो मॉलिक्यूल है, मिथानोल, इसका फार्मूला H2O है, इसका फार्मूला है CH3OH। ठीक है, दो मॉलिक्यूल ले लिए। अब वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो अब बुक में देखिए 7.2 है। ठीक है, और मिथानोल की जो सरफेस टेंशन है वो है 2.2। ठीक है, तो इसमें किसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है? वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा है। वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह क्या है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इसकी जो वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो मिथानोल से स्ट्रांग है, तो इसलिए इसकी सरफेस टेंशन भी ज्यादा है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने से सरफेस टेंशन भी जो है ना वो बढ़ जाती है। ठीक, तो हमने इसमें आपने सिर्फ यही बताना है। दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम रिलेट करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, वो है जी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, VP से लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर। तो बेटा आपने बताना है जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसी भी जितनी किसी भी मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, ठीक है, तो उसके कम वेपर बनेंगे ना, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, मतलब इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो वाटर प्रेशर, वेपर प्रेशर और ये इन दोनों, अगर हम इसको ही कंपेयर कर लें वाटर और अल्कोहल को, ठीक है, मिथानोल को ही कंपेयर कर लें, तो आपको पता है कि वाटर की तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो इसके कम वेपर बनेंगे, किससे? मिथानोल से। ठीक है, जितनी फोर्सेस ज्यादा होंगी उतने वेपर प्रेशर कम बनेंगे, मतलब उतना आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उस फोर्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है। फिर तीसरे को आप देखें, तीसरा जो है आपकी बुक में वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बेटा जितना हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब यह है कि वो हीट जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन
क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेट करना है कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतनी ही वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट है वो भी ज़्यादा होगी। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, मतलब स्ट्रांग बॉन्डिंग है, आपने ज़्यादा टेम्परेचर, स्ट्रांग बॉन्डिंग है, स्ट्रांग जैसे वाटर को ही ले लें, वाटर में स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अल्कोहल या किसी और मालिक्यूल्स, ठीक है, तो उसको आप ज़्यादा हीट देंगे वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। 4 पॉइंट है हीट ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बेटा देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? आप बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर देन द गिवन लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। मतलब जब वेपर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है तो लिक्विड जो है ना बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो वेपर जितने जल्दी बनेंगे, जितने ज़्यादा बनेंगे, उतना बॉइलिंग पॉइंट जो है ना उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो वाटर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ठीक है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, वाटर वाटर हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल या अदर कुछ मॉलिक्यूल अगर आप ले लें, उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 सेल्सियस है। ठीक है, अगर आप अल्कोहल ले लें, मिथानॉल या वो ले लें, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, होल बॉइलिंग पॉइंट वो 78 सेल्सियस होता है सी लेवल पर। ठीक है, तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की ज़्यादा की वजह क्या है? इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बेटा एक चारों प्रॉपर्टीज को अगर आप समराइज करें तो आपको एक ही बात मिलती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, वाटर की, उसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज जो है ना वाटर की एज कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल चेंज हो रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया पहला टॉपिक। आप दूसरे पे आ जाइए, क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड। आपकी बुक में कुछ टॉपिक आपने स्किप करने होंगे क्योंकि रिड्यूस सिलेबस में ये टॉपिक्स शामिल है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा बेटा अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। ये नोट कर लें आप लोग, बिल्कुल सिंपल, बस में थोड़ा बुक से पढ़ के आप डिटेल लिख सकते हैं। अच्छा बेटा दूसरा टॉपिक है इसका, वो है जी क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड। ठीक है, ये टॉपिक, इसमें डिफ्रेंशिएट भी करते हैं इसको। सबसे पहले बेटा आ जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें, ऐसा सॉलिड जिसमें जो लेटेस्ट पॉइंट है या पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल या आयंस हैं वो रेगुलरली अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, द सॉलिड, सिंपल सी डिफिनेशन, द सॉलिड which have regular arrangement of पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल या आयंस। इसको मैं लेटेस्ट पॉइंट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल या आयंस तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, लेटेस्ट पॉइंट इन 3 डायमेंशन स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में इनकी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है। अगर आप देख लें
बस सिंपल सी अगर आप एग्जांपल देखें इसकी, आपकी बुक ने इसकी डिटेल इतनी दी नहीं है, एग्जांपल देखें आप इसकी, तो बेटा आपके पास जो सबसे पहले एग्जांपल आती है वो है सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। NaCl इसकी एग्जांपल है, और भी बहुत सी एग्जांपल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है। NaCl हो गई वही सॉलिड जो जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है। अब आ जाए दूसरा एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। एमार्फस का यहाँ वो जो वर्ड है इसका मतलब है शेपलेस, वो सॉलिड जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ना हो लेटेस्ट पॉइंट की, ठीक है। इसके आपने वाइस वर्सा डेफिनेशन लिखनी है, द सॉलिड विच आर नॉट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लेटेस्ट पॉइंट। मत आपने सिंपल क्या करना है, इस डिफिनेशन में आ नॉट लगा दें, कुछ और लगा दें, ऊपर से इसके लगा दें बस, तो ये इसकी डिफिनेशन बन जाएगी। मतलब एमार्फस सॉलिड में लेटेस्ट पॉइंट अरेंजमेंट से नहीं होते। इसकी एग्जांपल आप देखें, इसकी एग्जांपल देखें, आपके आपके पास जो प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक ये हमारे पास सॉलिड होते हैं। आपके पास रबर होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड होते हैं, ठीक है। ग्लास हो गया, शीशा, ये भी आपके पास क्या होता है, हमारे पास सॉलिड होता है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल जो है ना अरेंजमेंट से नहीं होते। बेटा अगर आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमार्फस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसे अगर आपने एमार्फस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और आप चाहते हैं कि ये एमार्फस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको आप हीट करें। हीट करने के बाद जब ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, मेल्ट के बाद, हीट के बाद ये मेल्ट होगा, और मेल्ट के बाद ये दोबारा अरेंजमेंट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एमार्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एमार्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि एमार्फस सॉलिड का कुछ ऐसा हिस्सा भी होता है जो क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ एमार्फस सॉलिड, some parts are crystalline, वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन होते हैं। कुछ हिस्से एमार्फस सॉलिड के क्रिस्टलाइन होता है, उस पार्ट को जो क्रिस्टलाइन होता है उससे एक लफ्ज कहा जाता है, उसको क्रिस्टलाइट्स कहा जाता है। ये याद रखना, उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइट्स, ठीक है। ये भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, व्हाट इज क्रिस्टलाइट्स, ठीक है। तो ये एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने फर्क बताना है। अब बेटा इसी लेक्चर का तीसरा पार्ट की तरफ आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको नोट कर लें आप, सिंपल बस आपने ये लिखा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा आपकी बुक ने तकरीबन इसकी 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ, ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज। तो उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो है, जो प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, नंबर 1 जो है वो है ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप। पहली प्रॉपर्टी है जी, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो में सबसे पहली प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिकल शेप। फिर आपने याद रखना है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब ये होता है कि इसके आप एंगल्स को, इसके फेसेस को और इसकी एजेस को आप इजीली मेजर कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एक सेल है, मैं बनाता हूँ, एक क्यूब है,
ये क्यूब है आपके पास, तो मैं कहता हूं ये फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट इसके अंदर जो ये एंगल्स हैं, ठीक है, ये इसके इंटरनल एंगल होते हैं, मैं इसे अल्फा कह देता हूँ, ठीक है, इस एंगल को मैं अल्फा एंगल कह देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बीटा कह देता हूँ, इसको मैं गैमा कह देता हूँ। तो इसके जो इंटरनल एंगल है अल्फा, बीटा और गैमा, ये आपस में इक्वल होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इंटरनल एंगल जो इसके हैं वो बराबर होंगे। और इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे पार्टिकल्स, जिसको लेटेस पॉइंट भी कहते हैं। पार्टिकल्स आर रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे इसमें पार्टिकल, ठीक है। और ठीक है, इसमें आप सिंपल ये बताना कि इसमें पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, इसके जो इंटरनल एंगल है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, और इजीली आप इसको मेजर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की तरफ है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बेटा आपने याद रखना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब यहां पर है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, फिक्स्ड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास 2 क्रिस्टल है, ठीक है, और आपने ये पता करवाना है कि इसमें सोडियम क्लोराइड कौन सा है या दूसरा कौन सा है, तो आप उसके मेल्टिंग पॉइंट से अंदाजा लगाएंगे, ठीक है। और ये कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होता कैसे, जब आप इसको हीट देते हैं तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, लेटेस्ट पॉइंट है। और वाइब्रेशन, हीट ज्यादा होने से वाइब्रेशन इतनी तेज हो जाती है कि लेटेस्ट पॉइंट अपनी पोजीशन को छोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लीव द पोजीशन, लीविंग द पोजीशन, लीव द पोजीशन, द मेन पोजीशन, ठीक है। इस तरीके से मेल्ट होते हैं। मतलब आपने हीट दी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, इसके अंदर लेटेस्ट पॉइंट वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करते इनकी वाइब्रेशन इतनी तेज होगी कि वो अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे, तो वो इस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तीसरा जो है इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है वो है क्लेवेज प्लेन, ठीक है, क्लेवेज प्लेन, क्लेवेज प्लेन। बेटा क्लेवेज प्लेन्स का मतलब होता है, यहां पे स्पेलिंग थोड़ी ठीक करते हैं इसकी, क्लेवेज, क्लेवेज प्लेन का मतलब होता है क्रिस्टल का स्पेसिफिक प्लेन से टूटना, स्पेसिफिक प्लेन से टूटना। कोई भी क्रिस्टल टूटता है तो वो रैंडमली कहीं से नहीं टूटता। मतलब अगर आपके पास ये क्रिस्टल है, ऐसा नहीं होगा कि ये क्रिस्टल यहां से टूटना शुरू कर देगा, ये स्पेसिफिक प्लेन से टूटेगा, ठीक है। तो सिंपल ब्रेकअप, ब्रेकअप, ब्रेकअप द क्रिस्टल, क्रिस्टल का ब्रेकअप होना, इसका क्लेवेज प्लेन, उसे हम क्या कहते हैं, क्लेवेज प्लेन कहते हैं। किसी क्रिस्टल का ब्रेकअप होना, किसी क्रिस्टल का टूटना, उसे क्लेवेज प्लेन कहते हैं। और जब क्रिस्टल टूट जाता है, मतलब स्मॉल पोर्शन में जो इसके स्मॉल क्रिस्टल जब बनते हैं, टूटने के बाद जो स्मॉल पीसीस बनते हैं वो साइज और शेप में सेम होंगे। टूटने के बाद क्रिस्टल के जो स्मॉल पीस होंगे वो साइज एंड शेप में क्या होंगे, वो सेम होंगे। ये याद रखना आप।
क्लेवेज प्लेन में प्लेन से क्रिस्टल टूटने के बाद जो उसके स्मॉल पीस होंगे वो साइज भी उनका एक जैसा होगा और शेप भी एक जैसी होंगी, ठीक है, इसे क्लेवेज प्लेन कहते हैं। 4 नंबर आ जाए लास्ट प्रॉपर्टी, चैप्टर का लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, वो है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मतलब है क्रिस्टल का ग्रो करना, ठीक है। ग्रो ऑफ क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? हैबिट ऑफ क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल का ग्रो करना, उसे हम क्या कहते हैं? हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का ग्रो करने को हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। तो बेटा हैबिट ऑफ क्रिस्टल में जैसे आप जनरल एग्जांपल ले लें, जैसे आप फ्रीजर के अंदर पानी को रखते हैं तो वो ग्रो करता है, ठीक है। या आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लें, किसी भी सोडियम क्लोराइड का बना लें या आप बेंजोइक एसिड का बना लें, तो जितनी उसकी कूलिंग आप स्लो करेंगे उतना ही जो है ना क्रिस्टल सेम साइज और शेप के बनेंगे, ठीक। बेटा इस क्रिस्टल ग्रो का मैं मतलब आपको बताता हूँ। जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की जो शेप है वो क्या होती है? क्यूबिक शेप होती है। ये क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं। लेकिन जब हम इसके अंदर 10% यूरिया मिला देते हैं, इसी के सोल्यूशन के अंदर यूरिया मिला देते हैं, तो फिर इसके अंदर कुछ और प्लेन्स ग्रो करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और ये क्यूबिक से ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बन जाता है। क्या बन जाएगा? ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्यूबिक से ऑक्टाहेड्रल का मतलब इसके अंदर कुछ प्लेन्स ने ग्रो किया। इस तरह प्लेन्स का ग्रो करने को हम कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है बेटा। ये कुछ टॉपिक थे, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। आपका चैप्टर खत्म हो गया क्योंकि इसमें क्योंकि रिड्यूस सिलेबस था आपके पास, रिड्यूस सिलेबस का वो परफार्मा होगा, तो उसमें आप देखें जो फॉर्मेटिव टॉपिक हैं वो आपने नहीं पढ़ने, ठीक है। उसके अलावा जो टॉपिक हैं वो आपने एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा।